हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में इंटीग्रेशन के ऊपर में चर्चा करेंगे। और जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने चल रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमको डिफरेंशिएशन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन पर तो हम लोगों ने हर तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीख लिया है, इवन उसका एप्लीकेशन भी बहुत हद तक देख लिया है। तो अब के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस होता है। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे आगे डिटेल में, लेकिन चूंकि ये इंटीग्रेशन जो है ना वो 12वीं के सिलेबस का मेरे हिसाब से सबसे लंबा एरिया है। इसमें आपको एनसीईआरटी की तरफ से 11 एक्सरसाइजेस होंगे, प्लस में एक मिसलिनियस होगा बड़ा सा जिसमें 45 क्वेश्चंस के आसपास होंगे। तो एक बड़ा क्षेत्र है और ये एनसीईआरटी की बात है। अगर आप इसको और प्रैक्टिस करना चाहें तो और भी बुक से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये बहुत लेंदी चैप्टर हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा एक्चुअली। तो हम लोगों को जहाँ तक इंटीग्रेशन के स्टार्ट की बात है तो ये बहुत आसान है। स्टार्ट अगर आप डिफरेंशिएशन समझते हैं तो इंटीग्रेशन समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। बावजूद उसके चूँकि ये पहला स्टार्ट है हमारा इंटीग्रेशन का एक लंबा चैप्टर का, तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में थ्योरेटिकल बात करने की कोशिश की है, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जहाँ तक एक्सरसाइज स्टार्ट करने की बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, तो ये बहुत आसान है शुरू करना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बावजूद उसके ये ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी बातों को सबको ध्यान में रखेंगे तो हमको आगे जाके उसका फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने इस चैप्टर को थोड़ा अलग ढंग से अभी प्लान किया है। मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं शुरू करता हूँ इसको। सबसे पहले इंटीग्रेशन में हमने इंट्रोडक्शन यूनिट लिया है कि इंट्रोडक्शन पहले हम करते हैं कि क्या है इंटीग्रेशन। तो बहुत तरीके से समझा जा सकता है। एक सिंपल वे से आप समझिए कि जब हम कैलकुलस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस बोले हैं, यानी जिसमें हम डिफरेंशिएशन की चीज़ें या उसके एप्लीकेशन की चीज़ें देखे हैं। तो पूरे डिफरेंशिएशन को अगर आप गौर कीजिएगा तो आप पाइएगा कि वो जो जिस कंसेप्ट पर काम करता है ना, उसका मेन फोकस होता है कि हम किसी भी कर्व के टेंजेंट लाइन के बारे में जाने, उसके प्रॉपर्टीज़ को जाने, उसका इक्वेशन निकालना सीखें। ये है डिफरेंशिएशन का मेन मोटो। वहीं पर अगर आप इंटीग्रेशन की बात अगर करते हैं तो इंटीग्रेशन थोड़ा इससे अलग चीज़ है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो सेंटर्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। जो डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते हैं उस पर डिफरेंशियल कैलकुलस बेस्ड है। द ओरिजिनल मोटिवेशन फॉर द डेरिवेटिव was the problem of defining tangent lines to the graph of function and calculating the slope of such lines। यानी स्लोप टेंजेंट लाइंस हम लोग उसी के इर्द गिर्द डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़े थे, इसी कंसेप्ट से। जहाँ तक इंटीग्रल कैलकुलस की बात है तो इंटीग्रल कैलकुलस इज मोटिवेटेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ defining and calculating the area of the region bounded by the graph of functions। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझाता हूँ मैं। एक्चुअली इंटीग्रेशन का जो मुख्य पर्पस है हमारा वो होता है कि हम किसी भी, अब लाइट पर थोड़ा क्लियर दिखेगा, तो हम बात कर रहे थे कि इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है उसका मुख्य फोकस क्या है। देखिए क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंटीग्रल कैलकुलस का मुख्य पर्पस होता है हम लोगों को एरिया निकालना। और वो एरिया कैसा, जो हम फंक्शंस के ग्राफ से, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एक सिंपल, आप जानते हैं कि साइन का ग्राफ कैसा होता है। सपोज कीजिए हमने साइन का ग्राफ लिया 0 से 360 तक, तो 0 से 360 तक यहाँ तक हो गया ग्राफ। अगर मैं अब बोलूँ कि ये एक्स एक्सिस के साथ अटैच होकर के ये फंक्शन यानी साइन एक्स क्या एरिया देता है, ये एरिया कितना है, अगर ये चीज़ हमको पता करना हो तो ये है इंटीग्रल कैलकुलस का मेन काम। यानी डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या कर रहे थे, हम किसी फंक्शंस के टेंजेंट के इक्वेशन, उसके स्लोप, उसके नॉर्मल्स, इन सब चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे, जबकि ये एरिया पर चर्चा करता है। मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस इज मोटिवेटेड by the problem of defining and calculating the area of the region bounded by the graph of functions। तो मेन काम हमारा ये है, हम इसी को टारगेट करते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट टारगेट करना मुश्किल है। उससे इसलिए पहले हम लोग इंटीग्रेशन सीखते हैं
और तब इस पर चलते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में आप गौर किए होंगे कि पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का प्रोसेस देखा, अब फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखा। तो उसी तरीके इसमें हम लोग पहले इंटीग्रेशन सीखेंगे और फिर हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम इसका फंक्शन का ग्राफ का स्क्रैच कैसे करेंगे, उसको कैसे हम एरिया को फाइंड करेंगे, ये सब। अब एक बहुत सरल भाषा में अगर हम इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं तो ये बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, सीधा डिफरेंशिएशन का एक इनवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, यहां पर मैंने इसको रिपीट करके लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आप अगर समझते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन अगर कॉस है, तो आप ऐसे तत्काल समझ लीजिए कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। एग्जैक्टली ऐसे होता है, रिवर्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन वी आर गिवन ऑफ अ फंक्शन एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव, यानी द ओरिजिनल फंक्शन। मतलब ये कि जैसे हम लोगों को पहले साइन एक्स दे दिया, बोला कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए कॉस। अब बोलेगा कि नहीं, आपको हम कॉस देते हैं, आप हमको बताइए कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, यानी ये साइन हमको पता करना है। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। फिर से समझते हैं, पहले हमको एक फंक्शन दिया जाता था, बोला जाता था कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब हमको डेरिवेटिव दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए वो फंक्शन कौन सा है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और इसी को हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस है। अब इंटीग्रेशन को समझने के लिए हम कुछ नए सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है, एक ऐसा साइन दिया गया है और फिर फंक्शन और फिर dx। इसको हम एक इंटीग्रेशन का सिंबॉलिक तरीका है ये, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में यहां पर चर्चा कर देते हैं कि देखिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ये फंक्शन है प्लस c है। ये क्या है ये हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये फिर से समझते हैं। इस फंक्शन का, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन अगर साइन का करते थे तो हम ऊपर में d और नीचे में dx डालते थे। इसका मतलब होता था कि हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब हम ऐसे लगा दिए, इस d के बदले में समझिए ये हो गया कि ये ऐसे साइन हो गया तो इंटीग्रेशन हो गया, ये फंक्शन हो गया जिसका इंटीग्रेशन होगा। अब किसके रेस्पेक्ट में है वो इससे पता चलता है। ये हुआ कि किसके रेस्पेक्ट में है, ये है कि किसका इंटीग्रेशन करना है, और ये सिंबल बताता है कि हम इंटीग्रेशन प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए इन चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, ये जो साइन है इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं हम, उसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं। ये dx बताता है कि हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर यहीं पर हमको dy अगर करना होगा तो इसका मतलब हुआ कि हम y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर z होगा तो z के रिस्पेक्ट में, t होगा t के रिस्पेक्ट में। मतलब ये रिस्पेक्ट बताता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। जब इंटीग्रेशन प्रोसेस के बाद हम रिजल्ट पाते हैं, तो जैसे डिफरेंशिएशन के बाद जो हम रिजल्ट पाते थे उसको हम डेरिवेटिव बोलते थे, तो उसी तरीके इस फंक्शन में जब हम इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं तब जो आता है उसको हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। अब है क्या कि मेनली फंक्शन का इंटीग्रेशन यहीं तक हुआ और ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन ये प्लस सी क्या है, इस पर अभी हम चर्चा कर देते हैं, और हमको ये समझना होगा कि प्लस सी क्यों लगाया जाता है। इसको हम थोड़ा आगे आके समझाए हुए हैं। देखिए, हमने बोला है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक इनवर्स प्रोसेस है। तो अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कहते हैं कॉस एक्स, तो इसका मतलब होता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स। सिमिलरली अगर हम कहते हैं साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट ले लें तब उसका डिफरेंशिएशन करें, तो ये भी होगा कॉस एक्स। तो अब अगर हम तुमसे पूछें कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x प्लस c बोला जाएगा या sin x बोला जाएगा। यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम किसी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें एक c लगा देते हैं। अब वैसा इंटीग्रेशन जिसमें ये c हम लगाते हैं, उस इंटीग्रेशन को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब
हम ये सी कब तक लगाएंगे, कहाँ तक लगाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन तत्काल हम समझते हैं कि चूंकि ये उल्टा प्रोसेस है और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन अगर हमको बिना ये दिखाए कॉस का इंटीग्रेशन पूछा जाता है तो हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसको साइन एक्स बोले या साइन एक्स के साथ कोई कांस्टेंट भी था वो बोले, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो उल्टा प्रोसेस में ये पता नहीं चलेगा कि पहले कांस्टेंट उसमें था या नहीं था। इसीलिए हम जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे उसमें सी एडिशनली सब में जोड़ देंगे। ऐसे फंक्शन जब तक ये सी जुड़ता रहेगा, इस सी को तो पहले हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। हम लोग पहले बहुत डिटेल में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और तब बाद में जानेंगे कि ये जो सी है इस झंझट से हमको कैसे छुटकारा मिलेगा। एग्जैक्टली कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा या साइन एक्स प्लस सी होगा, ये हम लोग लगभग 7 एक्सरसाइजेस के बाद देखेंगे। तो तत्काल में हम ये समझते हैं कि हम जिस भी इंटीग्रेशन को करेंगे तो उसमें हमको प्लस सी करना ज़रूरी होगा, और इस सी को हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसीलिए इस तरह के प्रोसेस, चूंकि हम इस पूरे प्रोसेस से फाइंड क्या करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं इंटीग्रल। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी हम इंटीग्रल प्राप्त करने के विधि को इंटीग्रेशन कहते हैं। और पीछे मैंने बताया है सच इंटीग्रेशंस आर कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये तब तक होगा जब तक उसमें सी अटैच्ड होगा। चलिए, अब इंटीग्रेशन के बारे में अभी तक हम लोगों ने 2-3 बातें जानी। पहली बात कि डिफरेंशियल कैलकुलस में और इंटीग्रल कैलकुलस में मेन डिफरेंस क्या है, तो इसमें हम टेंजेंट्स और टेंजेंट लाइंस, उसके स्लोप, इन चीज़ों पर चर्चा करते थे। इंटीग्रल कैलकुलस में हम ग्राफ, एरिया बाउंडेड, ये जानेंगे। इस दोनों बात के बाद हमने जाना कि इंटीग्रेशन कुछ और नहीं है, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है जिसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाया जाता है। और अब बात आती है कि जब हम इंटीग्रेशन प्रोसेस में बढ़ेंगे तो हमको किस किस तरह के टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला टूल्स हो जाता है डिफरेंशिएशन में यूज़ किए गए सारे फॉर्मूले। अब जैसे 1 सेकेंड के लिए हम बताएं आपको कि x का डिफरेंशिएशन आपने जाना है 1 है, तो अगर आपको 1 का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो वो x हो जाएगा। अगर साइन का डिफरेंशिएशन आपने कॉस जाना हुआ है पहले से, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। और मैंने बोला है कि सब में सी अटैच करना है। तो कुल मिला के इस बात से सबसे पहले ये हो गया कि जितना डिफरेंशिएशन में हमने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है उसका हम रिवर्स यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो अगर हमसे अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो हम उसको 10x बता देंगे। तो इस तरीके आप जितना भी 11th में फॉर्मूला पढ़े हुए हैं उस सब फॉर्मूले को पहले आप एक जगह लिस्ट कर लेंगे, जो कि सब बुक में दिया भी गया रहता है। आप उस बुक से इसको कलेक्ट कर लेंगे। लगभग हमको लगता है 20 फॉर्मूले के आसपास जो है ये फॉर्मूले होंगे टोटल। तो इस फॉर्मूले को आप पहले कलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसका यूज भी ज़्यादा है और वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में वैसे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, पहला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि x टू द पावर n+1 बाई n+1 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n होता है। हम ये बात पता कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूला में इसको नहीं पढ़े थे। लेकिन अब इसका उल्टा प्रोसेस हो गया कि x के पावर n का इंटीग्रेशन जो होगा वो इतना होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये आएगा। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। पहले इस फॉर्मूले पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, अगर पहले यह है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो चूंकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन का x टू द पावर n+1 बाई n+1, तो n+1 नीचे वाला जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो n+1 को हमने बाहर कर दिया। अब x टू द पावर n+1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है x के पावर n के डिफरेंशिएशन का nx टू द पावर n-1। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। अब ये ऐसे होगा तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास x के पावर n बचता है। तो इससे साबित ये हो गया कि x टू द पावर n+1 बाई n+1 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n होता है। अब अगर ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन इतना होगा। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर बना लिया। और चूंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए सब में सी लगाना ज़रूरी है।
अब एक और बात है कि अगर इस n के जगह पर हम -1 डाल देंगे तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला दुनिया के किसी भी n के लिए वैलिड है, सिर्फ इस n के जगह पर -1 नहीं होना चाहिए। यानी ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, बस इस n के जगह पर -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह होगा। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, चूंकि ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 बाई n+1 हो गया प्लस c। तो अगर हम x टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो ये x टू द पावर 7+1 बाई 7+1 प्लस c हो जाएगा, यानी x टू द पावर 8 बाई 8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस पॉजिटिव इंटीजर के जगह पर अगर हम कोई फ्रैक्शन में नंबर लेते हैं तो उसका इंटीग्रेशन भी उसी तरीके होगा। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं तब भी उसका इंटीग्रेशन वैसे ही होगा। अब बात आती है कि ये सब तो इंटीग्रेशन हम समझ जाएंगे, अगर बाय द वे -1 हो तो हम क्या करेंगे। तो अगर -1 होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1/x, और 1/x आप याद कीजिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन है। तो log x का डिफरेंशिएशन अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। यानी मात्र एक ये केस है जो इस फॉर्मूले पर दिखता तो है कि इसी फॉर्मूले पर है, x टू द पावर -1 देखने में लगता है कि इसी फॉर्मूले पर आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले पर सब कुछ आएगा, -1 n के जगह पर नहीं होगा। तो ये एक काम की चीज है जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक और छोटी सी बात हम कर लें कि हमने यहाँ पर जब 1/x का इंटीग्रेशन दिखाया तो log mod x लिया है। ये मोड का इस्तेमाल हम क्यों किए हैं इसका भी चर्चा कर देते हैं। देखिए, अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास 1/x है, लेकिन अगर x के जगह पर हम -x लेंगे और तब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिपीट कर जाएगा चेन रूल से। अब log x का 1/x और -x का -1, फिर माइनस कट के 1/x हो गया। इस दोनों बात से क्या स्पष्ट होता है कि log में पॉजिटिव x होगा या नेगेटिव x होगा, दोनों का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। इसीलिए हम इस बात को उल्टा जब लिखते हैं तो हम सीधा मोड लगा देते हैं कि या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आउटकम 1/x होगा। तो ये भी बात एक याद रख लेना है कि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c होगा। तो अब बात आती है कि अगर हमें फॉर्मूले पर कंट्रोल हो गया, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अगर हम इंटीग्रेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अब इंटीग्रेशन करने के समय में हमें दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है कि आखिर ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जिसका हम हेल्प लेकर के इन फंक्शंस का इंटीग्रल प्राप्त करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये कि ये दोनों रूल्स है आपके लिए, जिस रूल से आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इस दो रूल में, ये दोनों बहुत सिंपल रूल है, डिफरेंशिएशन के भी पहला रूल में से आता है। पहला डिफरेंशिएशन का रूल था कि अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में है और आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप दोनों को अलग अलग कीजिएगा। बिल्कुल वैसा ही अगर कोई दो फंक्शन प्लस या माइनस में है और आप उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो आप दोनों फंक्शंस को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये पहला बहुत काम का चीज है। दूसरी बात है कि अगर कोई कांस्टेंट हो फंक्शन के साथ, यहाँ पर के ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो अगर कोई कांस्टेंट हो तब आपको इंटीग्रेट करना हो तो आप उस कांस्टेंट को फंक्शन से बाहर कर देंगे और फंक्शन जो होगा उसका आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और फिर उसके साथ उसको k को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो मेन रूल है। इस दोनों रूल के अलावा एक छोटी सी बात है जो और समझने की जरूरत है कि अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ रहेगा तो आप सोच के देखिए ना कि अगर आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया cos x, अब आपने फिर cos का इंटीग्रेशन किया तो हो जाएगा sin x। यानी जिस फंक्शन को एक बार आपने डिफरेंशिएट किया फिर उसके डिफरेंशिएशन को फिर आपने उसको इंटीग्रेट किया, तो ये बिल्कुल वही बात हो गई कि ये पेन है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया फिर इसको अपने इंटीग्रेट किया तो वही का वही चीज आ जाएगा। यही चीज है ये, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है उसका जो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो फंक्शन ही आ जाएगा। और यही चीज अगर उल्टा हो जाए कि अंदर में पहले डिफरेंशिएशन है अब फिर बाद में उसका इंटीग्रेशन है, तो इसके साथ c जुड़ जाएगा, क्योंकि लास्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन में प्लस c हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है इन दोनों के अलावा जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब कितना सिंपल है कि ये सिर्फ दो ही चीज आपको ध्यान रखना है मेनली। कैसे
कि दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस में हो तो आप सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, और अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसको बाहर करके। इसके अलावा आपको अभी कोई रूल नहीं दिया जाएगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन होगा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पावर में होगा तो कैसे करेंगे। कोई चेन रूल नहीं है, कोई तीसरा रूल नहीं है। सिंपल रूल दो ही है कि प्लस और माइनस में रहने पर अलग अलग कर देंगे और कांस्टेंट रहने पर बाहर कर देंगे। इसके अलावा आपको कई दिनों तक अभी कोई दूसरा रूल अप्लाई नहीं करना है। अब इंटीग्रेशन को हम अगर डायरेक्ट प्लान करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेथड है जिसको कहा जाता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसको थोड़ा समझना है। ये बहुत काम का मेथड नहीं है, बस एक समझने के लिए कि आप ये समझिए कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसके लिए एक मेथड बनाया गया जिसका नाम है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब जांच होता है। जांच करके आप बताइए कि ये फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। इस मेथड का ये तरीका होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है cos 2x और हमको इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन का कोई रूल अप्लाई नहीं करना है। हमको सिर्फ इंस्पेक्ट करना है इस बात को कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, जिसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन पता कर सकेंगे। अब अगर cos 2x का इंटीग्रेशन करना है तो पहले हम दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से cos 2x आ सकता है। तो हमारे दिमाग में आया कि sin 2x वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x आ जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गया कि ऐसा करने से ये 2 आ गया चेन रूल से। अब इस 2 को हम हटाने के लिए हम इसको बाईं तरफ ले आए तो पता चला कि 1/2 sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होगा। अब चूंकि हम ये भी बात जानते हैं कि कांस्टेंट अगर कभी रहता है किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन में तो हम उसको बाहर कर सकते हैं, तो बाहर वाले को भी अंदर रख सकते हैं। इसलिए इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि sin 2x/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos 2x होगा। अब ये बात जैसे ही कंफर्म हुआ वैसे ही क्लियर हो गया कि cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 होगा। फिर से समझते हैं, cos 2x का हमको इंटीग्रेशन पता करना है, तो हम ये पता किए कि आखिर किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos 2x होगा। तो इसके लिए आइडिया हमने लगाया कि जो भी हो, लेकिन sin 2x का ही डिफरेंशिएशन होगा cos 2x। लेकिन इसमें जो 2 आ गया तो उसको हम बाईं तरफ ला के फंक्शन में डाल दिए, तो इससे कंफर्म हो गया कि sin 2x/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos 2x होगा। इसलिए cos 2x का इंटीग्रेशन जो होगा वो sin 2x/2 होगा। एक और छोटी बात, जब भी हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पता करते हैं तो इसमें +c का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये इंस्पेक्ट करके हम ला रहे हैं, हम किसी इंटीग्रेशन के रूल से नहीं ला रहे हैं। ये जो मेथड है ये बहुत काम का नहीं है, बस एक समझने के लिए कि बच्चा इस बात को समझे कि डिफरेंशिएशन जो है उसका एग्जैक्टली इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। इसलिए ये बात समझाई गई है। मेन जो हमको करना है वो है कि इंटीग्रल मेथड इस्तेमाल करना है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस पता करना है कि आखिर कैसे होगा। तो चूंकि इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हमको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक ये रूल और दूसरा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला और रूल के बेसिस पर हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। अब देखिए, हम एक प्योर मेथड से